द डिबेट में आपका स्वागत है, जहां हम विचारों के विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज का हमारा केंद्रीय प्रश्न ये है कि क्या हमारी आंतरिक भावनाएं और आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में हमारे बाहरी यथार्थ को पूरी तरह से तय करते हैं, या फिर बाहरी परिस्थितियां और परिवेश हमारे जीवन को दिशा देने में अधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये चर्चा उन स्रोत सामग्रियों पर आधारित है जो जीवन परिवर्तन और भावनात्मक आदतों के विज्ञान की पड़ताल करती हैं। देखिए, इस विषय पर मेरा तर्क यह है कि हमारी भावनात्मक आदतें और हमारी आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, वो हमारे जीवन के 80% हिस्से को नियंत्रित करती हैं। मेरा मानना है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को अलाइन करके अपने बाहरी यथार्थ को पूरी तरह बदल सकते हैं। मेरा तर्क इसके विपरीत है। आंतरिक भावनाएं और मानसिकता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जटिल बाहरी परिस्थितियों, सामाजिक ढांचे और परिवेश के प्रभाव को केवल व्यक्तिगत ऊर्जा या आकर्षण तक सीमित कर देना, मुझे लगता है, ये यथार्थ का बहुत बड़ा अतिसरलीकरण है। दुनिया केवल हमारे मन के भीतर नहीं चलती, इसके अपने ठोस बाहरी नियम हैं। तो शुरुआत हम स्रोत सामग्री के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से करते हैं। स्रोत यह स्थापित करता है कि हमारी सभी भावनाएं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, वास्तव में एक आदत या नशे की तरह होती हैं। इसे एक शराबी के उदाहरण से समझिए। जी, एक शराबी को पीने के लिए केवल एक बहाना चाहिए। अगर वो खुश है तो जश्न मनाने के लिए पिएगा, और दुखी है तो गम भुलाने के लिए। इसी तरह एक दुखी व्यक्ति हमेशा दुखी रहने का बहाना ढूंढ लेता है। जीवन में जो भी बाहरी घटनाएं घटती हैं, जिन्हें हम नियति कहते हैं, वे केवल 20% हैं। लेकिन आप उस 20% को इतनी आसानी से किनारे नहीं कर सकते। उस 20% में वैश्विक आर्थिक मंदी, जन्म का स्थान, बीमारियां और सामाजिक असमानताएं शामिल हैं। मैं उन्हें किनारे नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बाकी 80% पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस 20% पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जो लोग असाधारण जीवन जीते हैं, वे इस 80% को अपने नियंत्रण में लेते हैं। स्रोत का एक बहुत मजबूत सिद्धांत है, डोंट सॉल्व, इवॉल्व। यानी बार बार एक ही समस्या से लड़ने के बजाय खुद को उस स्तर तक विकसित कर लें जहां वो समस्या आपके लिए मायने ही ना रखे। जब हम अपने FTBA यानी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस को एक सीध में लाते हैं, तो जीवन को बदला जा सकता है। ये डोंट सॉल्व इवॉल्व का विचार सुनने में बहुत प्रेरक लगता है, लेकिन जब हम इसे वास्तविक जीवन की जटिलताओं पर लागू करते हैं तो ये मानसिकता यथार्थ को अनदेखा करने लगती है। स्रोत में दी गई उस महिला का ये उदाहरण लेते हैं जिसके 4 रिश्ते टूट चुके हैं। हर बार उसे एक ऐसा पार्टनर मिला जो उसके प्रति वफादार नहीं था। अब आकर्षण के नियम के अनुसार ये कहा जा रहा है कि उस महिला की अपनी फ्रीक्वेंसी गलत है और वो खुद ऐसे लोगों को आकर्षित कर रही है। क्या ये पूरी तरह से उस महिला की गलती है? देखिए, इसे गलती या दोष के नजरिए से मत देखिए। ये कारण और प्रभाव का सिद्धांत है। अगर वो बार बार एक ही पैटर्न में फंस रही है, तो कहीं ना कहीं उसका अवचेतन मन उस टॉक्सिसिटी के साथ सहज हो चुका है। लेकिन यह दृष्टिकोण सीधे तौर पर पीड़ित को ही दोषी ठहराने, मेरा मतलब है विक्टिम ब्लेमिंग की ओर ले जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अत्यधिक टॉक्सिक माहौल का सामना कर रहा है, तो उस बाहरी संकट को केवल उसकी आंतरिक कमी मान लेना वास्तविकता से मुंह मोड़ना है। परिवेश हमारे विश्वासों को आकार देता है, न कि केवल हमारे विश्वास परिवेश को। यदि हम ये मान लें कि सब कुछ परिवेश पर निर्भर है, तो इंसान पूरी तरह से असहाय हो जाता है। सशक्तिकरण तभी आता है जब आप जिम्मेदारी लेते हैं। स्रोत में दी गई उस महिला डॉक्टर का उदाहरण देखिए जो आत्महत्या करना चाहती थी। उसका मानना था कि उसका डिप्रेशन उसके खराब वैवाहिक रिश्ते और आर्थिक तंगी के कारण है, यानी विशुद्ध रूप से बाहरी कारण। लेकिन काउंसलिंग के दौरान पता चला कि वो स्कूल के दिनों से ही असहाय और उदास महसूस करने की आदी थी। समस्या बाहरी नहीं थी, समस्या ये थी कि वो एक दुखद पहचान के साथ जीने की आदी हो चुकी थी। तो क्या आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, क्या आप कह रहे हैं कि उसका खराब विवाह और आर्थिक तंगी केवल उसके दिमाग की उपज थी? बाहरी संकटों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है? बाहरी संकट ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन वे भावना पैदा नहीं करते। केवल 30 मिनट के भीतर जब उस डॉक्टर ने अपनी इस भावनात्मक आदत को पहचाना
और उसे तोड़ने का निर्णय लिया तो उसका पैटर्न बदल गया और आज वो एक सफल लाइफ कोच है। संकट या अवसर केवल हमारी मौजूदा भावनात्मक आदतों को 10 गुना बढ़ा देते हैं। 26/11 जैसे भयावह हमले के दौरान टीवी देख रहे लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग थीं। कोई डर गया, कोई गुस्से में आ गया और कोई शांति से प्रार्थना करने लगा। घटना एक ही थी, लेकिन प्रतिक्रियाएं उनकी पुरानी आदतों के अनुसार थीं। प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं, ये सच है। व्यक्ति की पूर्व निर्मित भावनाएं उसकी तात्कालिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि वे पूर्व निर्मित भावनाएं बनती कैसे हैं। आपने कहा कि भावनाएं आदतें हैं, लेकिन आदतें शून्य में नहीं बनती। स्रोत से ही सेना के कर्नल का उदाहरण लेते हैं। कर्नल ने बताया था कि कैसे अनुशासित, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत सेना के जवान रिटायर होने के बाद अचानक मोटापे और अत्यधिक गुस्से का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने अपना अनुशासन खो दिया? नहीं, क्योंकि उनका परिवेश बदल गया। सेना के उस कड़े और अनुशासित माहौल से बाहर आते ही उनके जीवन का ढांचा ढह गया। ये स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि इंसान केवल अपनी आंतरिक आदतों का गुलाम नहीं है, बल्कि बाहरी परिवेश उसके भावनात्मक पैटर्न को गहराई से संचालित और निर्मित करता है। जब तक वे सेना के ढांचे में थे, उनका व्यवहार अलग था। इसी बात को स्रोत एक अलग नजरिए से समझाता है। वे जवान रिटायरमेंट के बाद इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आंतरिक मानकों को उस बाहरी परिवेश के साथ जोड़ रखा था। उनका अपना कोई स्वतंत्र आंतरिक मानक या FTBA अलाइनमेंट नहीं था। जैसे ही परिवेश हटा, वे बिखर गए। निकोला टेस्ला ने कहा था कि यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी से बना है। जब तक हमारी भावनाएं और विश्वास हमारे लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाते, हम भटकते रहेंगे। जब आप फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या हम इसे संज्ञानात्मक व्यवहार या कॉग्निटिव बिहेवियर के रूप में देख रहे हैं, या आप सच में किसी रहस्यमयी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो घटनाओं को जादुई तरीके से खींच लाती है? यह कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। यह मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी का संयोजन है। हम वही देखते हैं और उसी ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे भीतर चल रहा होता है। उस महिला का उदाहरण याद है जिसका बॉस बहुत खराब था? हाँ, यूके वाली घटना। बिल्कुल। वो नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन जब तक उसने अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, कंपनी बदलने के बावजूद उसे यूके में पहले वाले से भी अधिक खराब बॉस मिला। आप केवल अपना बाहरी परिवेश बदलकर समस्या से नहीं भाग सकते। जब तक आप अपने अंदर के उस पैटर्न को नहीं बदलते जो टॉक्सिसिटी को सहन कर रहा है या उसे आकर्षित कर रहा है, आपका यथार्थ नहीं बदलेगा। यहाँ मुझे गंभीर आपत्ति है। ये मानना कि हर शोषक बॉस या हर खराब जीवन साथी इसलिए हमारे जीवन में आता है क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उसे खींच रही है, तार्किक रूप से बहुत खतरनाक है। क्या हम इसे मनोविज्ञान में रिपीटिशन कंपल्शन या फ्राइड के सिद्धांत के रूप में नहीं देख सकते, जहां इंसान अपने अनसुलझे ट्रॉमों को दोहराता है? इसे ब्रह्मांडीय आकर्षण का नाम देने से हम शोषक को पूरी तरह से क्लीन चिट दे देते हैं और पीड़ित को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ये शोषक को क्लीन चिट देना नहीं है, ये पीड़ित को ये समझाना है कि उसके पास चक्र को तोड़ने की शक्ति है। लेकिन इस शक्ति के नाम पर जिस चरम सीमा तक ये सिद्धांत चाहता है, वो विचारणीय है। स्रोत में एक अत्यंत विचलित करने वाला उदाहरण है। एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार है। वो हिंसक हो जाती है, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। वो व्यक्ति सुबह काम पर जाने से पहले बच्चों को ताले में बंद करता है और कई बार अपनी पत्नी को कुर्सी से बांध कर रखता है। और इसके बावजूद वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है। लेकिन स्रोत कहता है कि वो व्यक्ति हैप्पी है, यानी खुश है। उसका पैटर्न खुशी का है, इसलिए वो उन खौफनाक परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर बाहर का खाना ला सकता है। क्या हम सच में इसे एक आदर्श फ्रीक्वेंसी कहेंगे? ये व्यक्ति अपने यथार्थ को बदल नहीं पाया। उसने सिर्फ एक दर्दनाक और शायद खतरनाक स्थिति में खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से सुन्न कर लिया है। इसे खुशी का नाम देना वास्तविकता की कठोरता से भागना है। वह उदाहरण ये नहीं दर्शाता कि हमें दर्द को सहना चाहिए या हिंसक स्थिति में रहना चाहिए। वह उदाहरण मानव मन की उस असीमित क्षमता को स्थापित करता है कि हम अपनी भावना को चुन सकते हैं। इतने विकट माहौल में भी यदि कोई अपनी शांति बनाए रख सकता है, तो यह उसकी आंतरिक शक्ति की विजय है। अगर वह भी अपनी पत्नी की तरह हिंसक या अवसादग्रस्त हो जाता, तो क्या वो अपने बच्चों को बचा पाता?
उसका 80% यानी उसकी प्रतिक्रिया उसके नियंत्रण में थी। शांति बनाए रखना एक बात है, लेकिन ये दावा करना कि आप आकर्षण के नियम से सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं दूसरी बात है। यदि कल को किसी निर्दोष व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो क्या हम उसके सामने खड़े होकर कहेंगे कि आपने अपनी गलत फ्रीक्वेंसी से इस बीमारी को आकर्षित किया है? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही 20 और 80 के अनुपात को स्पष्ट किया है। बीमारी का आना वो 20% है जो डेस्टिनी है। आकर्षण का नियम ये नहीं कहता कि आपने कैंसर पैदा किया है। वो ये कहता है कि उस कैंसर से लड़ते समय आपकी भावना क्या होगी, ये आप तय करेंगे। आप हार मानकर बैठेंगे या एक योद्धा की तरह लड़ेंगे। कोविड-19 महामारी एक बाहरी क्राइसिस था, वो 20% था। लेकिन उसी क्राइसिस में कुछ लोगों ने हताशा में जीवन खत्म कर लिया और कुछ ने अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर खोज निकाले। ये 80% है और इसी शक्ति का उपयोग करके हम जीवन के हर क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसे स्रोत 10 साल की सफलता 1 साल में कहता है। सफलता की गति को तेज करने का दावा आकर्षक है, लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। 10 साल की सफलता 1 साल में का ये विचार हमें शारीरिक और व्यावसायिक सीमाओं को पार करने के दावे की ओर ले जाता है। स्रोत में एक 65 वर्षीय अरबपति का जिक्र है। वो व्यक्ति आर्थिक रूप से अत्यंत सफल था, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ऐसा था कि 5 पुशअप भी नहीं कर सकता था। लेकिन सही मानसिकता, स्पष्ट लक्ष्य और अपनी FTBA फ्रीक्वेंसी को अलाइन करके केवल कुछ महीनों के भीतर उस 65 साल के व्यक्ति ने 200 लोगों के सामने 10 मिनट में 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स किए। ये अपनी भावनाओं और विश्वासों को सही दिशा में निर्देशित करने का परिणाम है। मैं इस बात को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ कि जब कोई व्यक्ति स्पष्टता के साथ किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। लेकिन 65 वर्षीय व्यक्ति ने 100 पुशअप्स इसलिए किए क्योंकि उसने लगातार अभ्यास किया, सही आहार लिया और अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाई। उसने केवल रात को आंखें बंद करके पुशअप्स करने की कल्पना नहीं की थी। सफलता के पीछे ठोस कौशल और व्यावहारिक कदम होते हैं। आप एक्शन को फीलिंग से अलग कर रही हैं। आकर्षण के नियम में FTBA का A यानी एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना सही फीलिंग और बिलीफ के किया गया एक्शन कभी परिणाम नहीं देता। अगर वो अरबपति जिम जाता लेकिन अंदर से ये मानता रहता कि मैं 65 साल का हूं, मेरे शरीर में अब ताकत नहीं है, तो उसका व्यायाम बेमानी हो जाता। इसीलिए स्रोत डेली मैजिक प्रैक्टिस या DMP की वकालत करता है। यहाँ मेरा विरोध इस मैजिक या जादू शब्द के प्रयोग को लेकर है। यह रूपक है। जब हम सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले अल्फा स्टेट में होते हैं तो हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि उस समय 20 मिनट के लिए हम वर्तमान काल में अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, मैंने 1 करोड़ कमा लिए हैं जैसी अफर्मेशंस बोलें और बिना शर्त खुशी पैदा करें जैसे जूम कॉल पर डांस करके, तो हम अपने दिमाग को सफलता के लिए रीवायर कर रहे हैं। जब हम अल्फा स्टेट की बात करते हैं तो क्या ये केवल एक रिलैक्स दिमागी अवस्था है जहां हम संज्ञानात्मक रूप से अधिक खुले होते हैं, या इसमें कोई वास्तविक ब्रह्मांडीय तरंगे शामिल हैं? जब आप वर्तमान काल में ऐसी बातें बोलते हैं जो अभी तक हुई नहीं हैं और मान लेते हैं कि ब्रह्मांड अवसरों को खींच लाएगा, तो ये अतिशयोक्ति हो जाती है। जीवन कौशल जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या नेगोशिएशन सीखना सफलता लाता है, न कि केवल जूम कॉल पर नाचकर फ्रीक्वेंसी भेजना। मैंने 1 करोड़ कमा लिए हैं, ये अफर्मेशन इसलिए नहीं बोला जाता कि आसमान से पैसे गिरेंगे। ये इसलिए बोला जाता है ताकि आपके भीतर से हताशा खत्म हो जाए। न्यूरोलॉजिकली जब व्यक्ति हताश नहीं होता, जब वो संतुष्ट और प्रचुरता महसूस करता है, तब उसका दिमाग समस्याओं के बजाय अवसरों को देखने लगता है। एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति पैसे खर्च करते समय डरता है और इसलिए वो कभी उन रिस्क्स को नहीं ले पाता जो एक मिलेनियर बनने के लिए चाहिए। ये जादू इस अर्थ में है कि ये रातों रात आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। यह व्याख्या मनोवैज्ञानिक रूप से समझ में आती है। अगर यह केवल आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका है तो ठीक है, लेकिन क्या यह यथार्थवादी है कि हर वर्ग का व्यक्ति इसे समान रूप से लागू कर सके?
हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां गहरी असमानताएं हैं। यदि एक व्यक्ति अत्यंत गरीबी में है, जिसके पास अपने अगले भोजन का प्रबंध नहीं है, तो क्या उसके लिए यह कहना व्यवहारिक है कि तुम बस 20 मिनट के लिए अल्फा स्टेट में जाओ और महसूस करो कि तुम्हारे पास सब कुछ है? ऐसे व्यक्ति के लिए तो ये और भी अधिक आवश्यक है। कैसे? उस व्यक्ति का अवसाद या डर कोई आदत नहीं है जिसे उसने शौक से चुना है। ये उसके कठोर यथार्थ की एक जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। अगर आप पानी में माचिस की तीली जलाएंगे तो वो बुझ जाएगी। तीली में खराबी नहीं है, पानी का काम ही बुझाना है। आप हर तीली से ये नहीं कह सकते कि वो खुद को आग समझे। बाहरी ढांचा, अर्थशास्त्र और सामाजिक परिस्थितियां बहुत बड़े कारक हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि परिस्थितियां कठोर हो सकती हैं, लेकिन अगर वो गरीब व्यक्ति केवल अपनी गरीबी का रोना रोता रहेगा तो क्या उसका भोजन आ जाएगा? नहीं। अल्फा स्टेट और एफटीबीए अलाइनमेंट उसे उस हार मान लेने वाली मानसिकता से बाहर निकालता है। यह उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि मेरे पास क्या संसाधन है जिनसे मैं आज एक छोटा सा कदम उठा सकता हूं। यही तो फ्रीक्वेंसी बदलना है। ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि व्यक्ति को अपनी एजेंसी यानी अपनी कार्यक्षमता को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब हम हर चीज को फ्रीक्वेंसी के चश्मे से देखने लगते हैं तो हम अक्सर उन व्यवस्थाओं से सवाल पूछना बंद कर देते हैं जो उस गरीबी या उस टॉक्सिक माहौल को पैदा कर रही हैं। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां दोनों दृष्टिकोणों का महत्व स्पष्ट हो रहा है। अगर मैं अपनी पूरी बात का सारांश दूं तो मेरा मानना यह है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अनिश्चित, कठोर या असमान क्यों ना हो, हमारे जीवन का 80% हिस्सा हमारे ही हाथ में रहता है। ये 80% हमारी प्रतिक्रियाओं, हमारी भावनाओं और हमारी आदतों का है। अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को समझकर, अपने एफटीबीए को सही दिशा में अलाइन करके और हर स्थिति में डोंट सॉल्व इवॉल्व की मानसिकता अपनाकर हम खुद को असहाय होने की भावना से बाहर निकाल सकते हैं। ये दर्शन हमें अपने जीवन का शिल्पकार बनाता है, न कि परिस्थितियों का गुलाम। और अपने सारांश में मैं ये कहना चाहूंगी कि मानसिकता का सुधार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सकारात्मक दृष्टिकोण निसंदेह अत्यंत उपयोगी उपकरण हैं। व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना ही चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता रखनी चाहिए। लेकिन हमें इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हम जटिल, पर्यावरणीय, वैश्विक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ को नज़रअंदाज न करें। जीवन को पूरी तरह से आकर्षण के फॉर्मूले में बांध देना और हर बुरी स्थिति के लिए केवल व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को जिम्मेदार ठहराना वास्तविकता की ज़मीनी सच्चाई की अनदेखी है। असली संतुलन इसमें है कि हम आंतरिक रूप से मजबूत बने, लेकिन बाहरी परिस्थितियों की जटिलता को भी स्वीकारें। शायद इसी संतुलन में इस विमर्श का सबसे बड़ा सार छिपा है। आंतरिक मानसिकता और बाहरी यथार्थ के बीच का संबंध ना तो पूरी तरह से एक तरफा है और ना ही बहुत सरल। ये बेहद जटिल, बहुस्तरीय और गहरा है। सहमत हूँ। ये एक ऐसा विषय है जिसे किसी एक फॉर्मूले में समेटना असंभव है। दोनों के बीच एक निरंतर संवाद चलता रहता है। हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को इस चर्चा से दोनों ही परिप्रेक्ष्यों को गहराई से समझने का अवसर मिला होगा। इस विषय के कई और मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलू हैं जिन पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं और स्रोत सामग्री की गहराई में जाकर अपनी खुद की समझ विकसित कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस बौद्धिक संवाद का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।